इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है, जिसका पढ़ेंगे हम 7वां अध्याय नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक लिखने का कौन कौन सा प्रकार हो सकता है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, जिसके वजह से हम समझ में आएगा कि नाटक लिखा कैसे जाता है, नाटक में कौन कौन से प्रावधान होते हैं उसके बारे में। तो इस पाठ में नाटक और अन्य विद्याएं, नाटक में समय का बंधन, नाटक के तत्व, नाटक के विषय और नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा, इसमें क्या स्वीकार किया जा सकता है, क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है, नाटक की शिल्प रचना। अब देखो यहाँ पर लिखा है नाटक का तंत्र। नाटक का तंत्र लेखन को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाटक तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। ठीक है, विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन्हीं नियमों पर आपदा साबित होंगे, मतलब इन्हीं नियमों पर अपवाद साबित हो जाएंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए। नाटक ऐसा होना चाहिए कि खून में, रगों रगों में समा जाए। संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। जैसे में विजय तेंदुलकर ने बोला है, मराठी नाटककार। लगातार यह प्रश्न सामने आता है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। जिस तरह साहित्य है उसके अंतर्गत नाटक भी आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो सकता है? क्या इसमें जरूरी है कि भैया इसमें अंतर भी हो सकता है कि नहीं? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरे विविधताओं से, दूसरे कविता, कहानी, उपन्यास से अलग अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे में कहानी लाइन से हो जाता है, नाटक में उसका नाम देना पड़ता है, पात्र। ये पात्र स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संख्या दी गई है, जहां से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, और वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर। मतलब एकदम नाटक का मतलब होता है कि उसको सामने लाकर प्रस्तुत कर दो, दृश्य बना दो उसको। यहाँ पर देखो पर्दे पर किस तरह नाटक दिखाए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही नाटक को प्रस्तुत करना पड़ता है। जहाँ साहित्य की अन्य विद्याएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है। किसी भी साहित्य का लेखन हो गया तो निश्चित रूप में जब अंत में जाती है तो एक रूप प्राप्त कर लेती है। वही एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होती है। बाकी हम लिखेंगे तो ऊपर से लिखेंगे, नीचे खत्म हो जाएगा, लेकिन हम नाटक लिखते हैं तो जब तक उसको पर्दे पर नहीं लाएंगे तब तक वो खत्म ही नहीं होगा। वो तो एक आयामी है केवल लिखना, बाकी उसको पर्दे पर लाना अलग काम हो जाता है। सबसे सर्वोत्तम काम वही है, मेन काम जिसको बोलते हैं। जब हम नाटक का मंच हमारे सामने आता है, जब नाटक हम आंख से देखते हैं, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है कि हाँ ये हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विद्याएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती है, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटी हुई है और उसको अपने अंदर समेट लेती है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है। कौन सा? वह है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपनी पूरी असर डालता है, क्योंकि आप अधिकतर फिल्म देखे होंगे तो 1.5 से 2 घंटा के ऊपर फिल्म नहीं जाता है। वैसा ही लिखा जाता है कि 1.5 से 2 घंटे में फिल्म खत्म। कोई भी लेख हो जाएगा, 5 से 6 पढ़ना काफी हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पूरा करना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, इन दोनों ही तथ्यों में
उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। वर्तमान काल में ही मतलब अभी के समय में ही लिखना पड़ता है, चाहे वो भविष्य से उठाए, चाहे भूतकाल से उठाए, चाहे कहीं से उठाए, लेकिन उसको इसी समय वर्तमान समय में लिखकर ही पेश करना पड़ता है। यही कारण है कि नाटक नाटक है। इसका क्वेश्चन है नीचे, जिसको आप पूरा कर सकते हो इसके अनुसार, कि वर्तमान में नाटक को लिखा जाता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देशक हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे कल कोई भी हो, चाहे कल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखा जाता है, चाहे रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है। और नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना पड़ता है। नाटक में उसे फिर अपने आंखों के सामने उसको घटित होते देखने के लिए जो मजा आता है, तभी तो हम नाटक को संपूर्ण मानते हैं ना। और वो घटना ही नाटक का असली मकसद है। समय को लेकर एक और तथ्य यह भी है कि साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं। पर नाटक के साथ ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि नाटक एक बार शुरू हो गया तो अंतिम खत्म होगा, तभी आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो नाटक मिस हो जाएगा। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकते हैं, मतलब किसी भी नाटक को कितना समय तक झेल सकते हैं। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, किसी भी चरित्र का पूरा खत्म होना भी जरूरी होता है। इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, कितना? 3 अंक। इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। हर नाटक की अवधि 48 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंक है शब्द। एक क्या है? 3 अंक होता है ना, एक होता है समय और दूसरा होता है शब्द। वैसे यह साहित्य की भी विद्याओं के लिए, यहाँ पर देखो तो वैसे यह साहित्य की सभी विद्याओं के लिए आवश्यक होता है, पर साहित्य की ही 2 विद्याओं, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। शब्द को अगर नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी, अलग अस्मियता ग्रहण कर लेती है। शब्द के वजह से ही हर कुछ है, सब चीज है। हमारे नाटकीय शास्त्र में भी वाचिक शास्त्र को देखें तो वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। बस कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से ही स्थित रहता है और वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं। देखो, शब्दों के वजह से ही सब चीज है, शब्दों की वजह से स्थिति बनी रहती है, शब्दों की वजह से वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है और कथा भी समय के साथ खत्म हो जाते हैं, अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या नैरेटिव विद्या, ये देखो नाटक की प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। तो फारसी थिएटर शैली में खेले गए नाटक का दृश्य, तो यहाँ पर नैरेटिव विद्या कह दिया जाता है। कविता इससे अलग है। नाटक से कविता बहुत अलग होता है। इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं, और कविता में क्या हो जाता है? बिंब और
प्रतीक के बदलने की क्षमता भी रखता है नाटक में। मतलब बिंब को बदल दो और प्रतीक को भी बदल दो, कभी अपने लय के अनुसार उसको बोल डालो। इसी कारण साहित्य की सभी विद्याओं में कविता ही नाटक के सबसे ज्यादा निकट जान पड़ती है। यहाँ पर फिर से समझो, इसी कारण साहित्य की सभी विद्याओं में कविता ही नाटक के सबसे ज्यादा निकट जान पड़ती है। तो कविता नाटक से बहुत नजदीक होती है। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णित घटित है, वर्णन भी होता है, वर्णन घटित भी है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होता है। इसी कारण इसी आधार पर कहा जा सकता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। ऊपर के तथ्यों को ध्यान से रखते हुए निष्कर्ष यह निकलता है कि नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे। नाटककार का मतलब हो जाता है, उनकी जरूरी भी होता है कि अधिक से अधिक संक्षिप्त में, छोटा में और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके आगे बढ़ जाए, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। यह कहा जा सकता है कि यह कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा यहाँ पर फिर से समझो, अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह ध्वनित करे, मतलब लोगों के मन में छा जावे कि हाँ एक नाटक था, महान नाटक था। जो लिखा गया बोला नहीं जा सकता, जो लिखा गया है या बोला नहीं जा सकता। नाटक का एक मौन अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। नाटक में थोड़ा देर मौन और अंधकार हो जाए और ध्वनि प्रभावित हो जाए केवल, तो 20-25 पृष्ठों का बराबर होगा, 20-25 पन्नों के बराबर हो जाएगा। समझो कि उतना देर में 20-25 पन्ना लोग समझ जाएगा, क्योंकि सांकेतिक भाषा में बहुत महत्व होता है। झाड़ू लगाने से समझ में आ जाओ, जो झाड़ू लगाता है वो बहुत कुछ कह डालता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। सबसे पहले तो बोलता है कि इतना गंदा काय करता है, सब मारना पड़ता है मेरे को रोज। एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य, मतलब लिखा हुआ वो पन्ना। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है, बनाना होता है, नाटक को लिखना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी और अनुभव होनी चाहिए। लिखने के लिए पूरी जानकारी, समझ और अनुभव चाहिए ही चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित करना है, मंच पर प्रदर्शित करना है, मंच पर दिखाना है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि नाटक को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, मतलब जांच परख कर ही उसको देना चाहिए कि भैया इसको तुम बोलो। पहले तो घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किसी क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर की तरफ, वे नीचे से ऊपर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े। नाटक को ऐसे रचा जाता है कि जीरो से हीरो की तरफ आगे बढ़े। यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए कि जीरो से उसको हीरो बनाया जा सके। आज जितने भी फिल्म के हीरो हैं उनको हीरो सही मायने में कौन बनाया है? लेखक, नाटककर्ता, नाटककार। उन्हीं के वजह से आज वो हीरो बने हैं, नहीं तो जीरो की भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। लास्ट में आता है संवाद, व्यवहार, बातचीत करना। दूसरी किसी भी विद्या के लिए कतई जरूरी नहीं है कि वह संवाद का सहारा लें, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चलता।
नाटक में संवाद ना हो तो काम नहीं चलेगा। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार, बाद में जो गतिविधि हो जाती है ना कि अब खत्म होने वाला है, तो उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य होते हैं। अंतिम प्राव, इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्य शास्त्रों में आरंभ से ही की गई है। नाट्य शास्त्र किताब पढ़ोगे तो उसमें भी सूत्रधार की कल्पना और नाटक और प्रतिनाटकीय इन दोनों का आरंभ से ही शुरुआत किया गया था और बहुत पहले से हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे सांस्कृतिक विद्या जो थी कम नहीं थी, बहुत महान हुआ करती थी। वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? वो कौन सा बात है, वो कौन सा सशक्त नाटक, कौन सा चीज है जो कमजोर से कमजोर नाटक को भी एक अलग श्रेणी में रख देती है? वह है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना। अगर संवाद अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन समझने के देखने के बाद भी समझ में ना आवे तो लोग गाली देकर जाएंगे उसको। दृश्यात्मक होना भी और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनचाहे संवादों की ओर ले जाना। उन्हें अंग्रेजी भाषा में उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, कमजोर से कमजोर नाटक को अच्छा बना सकता है कैसे? जब हम उसको ऐसा बनाए नाटक को कि देखने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला को जब दिखे ना तो क्या सुना है, क्या दिखा है, उससे ज्यादा वो जो चुपचाप रहते हैं उससे जो भाव प्रकट होता है वो सबसे ज्यादा रोमांचक करता है। आज के दौर में एक प्रेम कहानी जो बनता है, विजय देवरकोंडे का 2 फिल्म मेरे को याद है, 2-3 फिल्म है जिसमें एक से एक लव सीन को दिखाया गया है और उस लव सीन को उसमें आवाज बहुत कम है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। तो आवाज लोगों के पास तो गया है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उनके पास फीलिंग्स चला गया। कई लोगों की ड्रीम गर्ल बन गई रश्मिका मंदाना। कैसे? हमको नहीं, बुढ़िया लगती है। तो रश्मिका मंदाना कई लोगों की ड्रीम लग गई, उनको लगता था कि हमारी गर्लफ्रेंड भी ऐसी हो और वो कल्पना भी करते थे। बहुत लड़के पागल हो गए, इधर उधर भटक गए, जिसके वजह से आज उन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। मानता हूं, आपको बोलता हूं, बस उसको नाटक के रूप में लो, जीवन के रूप में मत लो। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज्यादा संभावनाएं होगी, जिस भी नाटक में फीलिंग्स की संभावनाएं, भावनात्मक स्रोत की संभावनाएं जितनी ज्यादा होगी, वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए रामायण, रामानंद सागर का रामायण और एक आज का रामायण जो सीरियल में आता है। रामानंद सागर में जो रामायण को प्रस्तुत किया गया सुपर, बहुत अच्छा है। लेकिन आज का मैं जो रामायण देखता हूँ सीरियल वाले, वो तो एक पहले तो मुझे पसंद नहीं आता है, देखने के बाद भी घटिया लग जाता है, इसलिए देखता ही नहीं हूँ। मेरे लिए पुराना ही सही है, नया का कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो उदाहरण के लिए हेमलेट का यह प्रसिद्ध संवाद है, टू बी और नॉट टू बी। यह स्कंद गुप्ता का अधिकार सुख जो है कितना मादक और सारहीन है। कैसे? संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। संवाद जो है अनगिनत संभावनाओं को सामने प्रस्तुत कर देता है, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, केवल माध्यम। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराव पैदा होना स्वाभाविक होता है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है।
देखो कोई भी विचार आपस आमने सामने आएंगे, टकराएंगे, यही रंगमंच का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। वह कभी भी यथा स्थिति वह कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण यही कारण है कि उसमें स्वीकार की स्थिति अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। अगर नाटक को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस फील को जो वहां पर भावनाएं देना है उसको महसूस नहीं किया जाएगा, तो वहां पर लोग जो बैठे हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए नाटक सफल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी, कोई भी जिंदा आदमी वर्तमान स्थितियों को लेकर संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जो वर्तमान स्थिति है उससे संतुष्ट उनको होना ही है। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। अब देखो यहाँ पे किसी भी नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, एक दूसरे का दूर होना, प्रतिरोध एक दूसरे के लिए, अस्वीकार, फिर स्वीकार, नकारात्मक तत्व है, फिर उसके सकारात्मक तत्व होता है, तो धीरे धीरे वह स्थिति और भी गहरा जाता है, नाटक और भी फेमस जाता है, सफल जाता है। उदाहरण के लिए हम अंधा युग के बारे में बात करते हैं। जैसे में अंधा युग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए हैं तो वे कभी ना कभी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे हैं। यही वजह है कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम के अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षक लगा। जितने भी नाटककार हैं सबसे ज्यादा रावण, हिरण्यकश्यप और कंस को ही ज्यादा महत्व दिए हैं, ये माना जा सकता है, ये सही भी है। ये चित्र देखो, शास्त्रीय शैली में खेले गए नाटक का एक दृश्य है। यहाँ पर नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो चरित्र दिखाए जा रहे हैं, वह सपाट, सतही और टाइप होना चाहिए। और सपाट, सीधा और गड़बड़ी नहीं, एकदम कंप्यूटर के द्वारा लिखा होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले जाए। मतलब अपने अनुसार स्थितियों के अनुसार उस नाटक को धीरे धीरे कार्य की स्थिति में प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले जाए। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवाद से ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्रा शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। वह अगले श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि विचारों के माध्यम से तो आगे बढ़ना है ना। ऐसे स्थिति में नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। फिर से यहाँ पर देखो, उसने चरित्रों और उसके बीच के होने वाले परस्पर संवाद को अच्छे तरीके से नहीं लिखेगा तो नाटक ही रहकर शब्दों में ही खत्म हो जाएगा, उसको लोग ज्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन जब हम संवेदनाओं से, भावनाओं से एक दूसरे को जोड़ देते हैं तो उस नाटक का मंच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये चित्र देखो, चित्र के ऊपर कितना कैमरा लाइट लगा हुआ है। उसके नीचे लिखा है आधुनिक नाटक की एक रंगमंच सजा। एक आधुनिक युग का रंगमंच लगाया गया है जिसके ऊपर हजारों कैमरा लगाए गए हैं। हजारों तो नहीं होगा लेकिन बहुत सारे कैमरा और लाइट हैं।
हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हार मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं। हमें यह भी मानना चाहिए कि जो हमें नाटक दिखा रहे जीवंत प्राणी है, जिंदा प्राणी है, हार मांस वाला है, और न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। ये कोई शाब्दिक चरित्र नहीं है, उपन्यास में रखने वाले, नाटक वाले नहीं है, ये सचमुच के इंसान हैं। अतः संवाद जितने ज्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे, उतने ही संवाद जितना ही लोगों को समझ में आएगा, उतना ही दर्शकों के मर्मर को छुएगा, दर्शकों के दिल को छुएगा, रूम रूम में बसेगा। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से कदापि नहीं है, भाषा की सरलता से कदापि नहीं है। मतलब वहां पे भावनाओं को जोड़ना चाहिए। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में, संवाद अगर कितना भी उल्टा पिल्टा कुछ भी भाषा में क्यों न लिखा गया हो, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने के कोई मुश्किल नहीं होता। मतलब उनके दर्शकों के बीच में घुलने मिलने का नाटक में कोई देरी नहीं होता, मुश्किल भी नहीं होता घुलने मिलने में। लेकिन नाटक घटिया हो जाए तो भैया वहां पर टमाटर बोरा चल जाएगा। इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर और धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में यह विशेषता देख सकते हैं कि वो ऐसे नाटक लिखते हैं कि लोग के दिलों से जुड़ जाते हैं, लोग के मन पे कब्जा कर लेते हैं। इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल जो है उस विकल्प, उस शिल्प और संरचना का भी है, जिसके भीतर से नाटककार अपने तथ्य को व्यंजित करते हैं, जिसके वजह से अपने अंदर की जिज्ञासा, अपने अंदर की संरचना की वजह से नाटककार कथा को व्यंजन मतलब लिखते हैं, जिसको लोग सुपर डुपर कहकर प्रोत्साहित कर देते हैं। आज हिंदी के नाटककार के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। हिंदी में लिखने वाले बहुत तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ हमारे बहुत पहले के नाटक है, उसको मैं बता देता हूँ। स्वप्न वासवदत्ता और अभिज्ञान शाकुंतलम और मृक्ष कटिकम और उत्तर रामचरित्र जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, अभी भी हमारे पास है, जिसे हम परिभाषित शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय कहते हैं। एक नाटकों का फॉर्म है, एक लोक नाटकों का फॉर्म होता है, जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है, कोई लिखित आलेख उसमें नहीं है और सब कुछ। ये देखो, नाटक की एक ही ऐसी विद्या है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है, हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। नाटक को पिछले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है और फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है। एक अच्छा नाटक वही होता है जो कथा को आपसी बहस और मुहाविसों से अलग रखे। नाटक और रंगमंच जैसे विद्या का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। मौखिक रचना और माध्यम के प्रक्रिया से घटित होता है। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ अपने क्लास की। फ्रेंडशिप डे था, दोस्ती का दिन था, सबने हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोला। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी जिसका नाम था श्रेया शंकर, बहुत पसंद थी। अब कितना पसंद थी कितना नहीं पसंद थी, उस समय का बच्चे का मन था तो उस समय जान, आज तो नहीं, कुछ नहीं है। तो उस समय हम फ्रेंडशिप डे के दिन उन्हें बोला, हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग, हाथ मिला लो, फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन उसने हाथ ही नहीं मिलाया और उस दिन बेइज्जत कर दिया मेरे को। मतलब बोला तो नहीं लेकिन हाथ नहीं मिलाया और बोली भी नहीं। और बाद में एक टीचर जी को बोले तो हमसे तो वो भी हाथ नहीं मिला, तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन कुछ नहीं चलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद उसने फिर आया, हाथ मिलाई और बोली कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे हर्ष।
तो मुझे लगा अरे तेरी के ये क्या हो गया, तुरंत हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन उस दिन अपने जिंदगी का सबसे गलत रास्ता अपनाए थे। उस दिन अपने जिंदगी का सबसे गलत रास्ता अपनाए थे कि ठुकराए हुए को हमने अपना लिया, ठुकराए हुए को हमने अपना लिया। लेकिन बाद में उसने फिर वैसी काम किया जिसके वजह से मैंने ठुकरा दिया। तो ये चीज देखना पड़ता है यहाँ पे। फारसी नाटकों का अपना एक अलग शिल्प है, फारसी नाटक का एक अपना अलग ही शिल्प होता है, अलग ही वो उनका लिखावट होता है, जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अंतररंजित संवादों पर आधारित होता है। उनके शिल्प में शेरो शायरी होते हैं, गीत गाना होता है और अंतररंजित मतलब मनोरंजन का भी पूरा साध्य होता है, वार्तालाप भी बहुत अच्छा होता है, संवाद भी बहुत अच्छा करते हैं। इबन्स इन तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित है। देखो यहाँ पर इब्सन की एकदम तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का एक मुहावरा है जो हमेशा गद्य के आश्रित होते हैं, गद्य के अनुसार मतलब लेखन के अनुसार चलते हैं। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ पर जो दिखाए जाते हैं गली चौराहे पे, तो नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग अहमियत होती है। यह नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से किसी एक तरह के शिल्प का चुनाव करे, एक तरह का किसी न किसी लिखावट शैली का, व्याकरण का चुनाव करे। अलग अलग विकल्पों में मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करें, अलग अलग प्रकार से मिलाकर एक नई शैली को तैयार करो, अथवा इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत करो, नया कहानी लाओ, नया चीज लाओ। प्रायः कहा जा सकता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, कथ्य अपना कथा जो है शिल्प स्वयं का स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिति है। लेकिन जब जब नाटककार ने पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया है और फिर उसमें किसी तथ्य कहानी को फिट करना चाहा है, तो ऐसी कोशिश बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई है। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है कि शिल्प या रचनात्मक, नाटककार शिल्प या रचनात्मक चाहे रचना को निश्चित कर लिया है, ठीक है, फिर उसमें किसी कथा या कहानी को फिट करना चाहता है, मतलब लिख लिया है फिर भी फिट करना चाहता है, तो वह कोशिश बहुत कामयाबी नहीं होता, बेकार हो जाता है। अब आते हैं पाठक के संवाद, ठीक है। नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंधित हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ये कौन सी धारणा है जिसके वजह से हर चीज को आप यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में आता है, जो भूतकाल में हो चाहे भविष्य काल में हो, हम लिखते हैं वही वर्तमान काल में। संवाद चाहे कितनी भी तत्सम हो, 2 नंबर, संवाद चाहे कितने भी तत्सम हो, क्लिष्ट भाषा में क्यों ना हो, लिखे गए हो, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष का तर्क दें। 3 नंबर, समाचार पत्र के किसी कहानी अनुसार कहानी नुमा समाचार से नाटक की रचना करें। 4 नंबर, अध्यापक और शिक्षक के बीच गृह कार्य को लेकर 5-5 संवाद कीजिए, घर के काम को लेकर, और एक घरेलू महिलाएं एवं रिक्शा चालक को ध्यान में रखते हुए 5-5 संवाद लिखिए, घरेलू महिला और रिक्शा चलाने वाला। यहाँ पर अपना यह पाठ खत्म होता है। फिर हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, हमारा अगला पाठ है कैसे लिखे कहानी। इसको लिखते समय हमको मालूम चलेगा कहानी लिखने की क्या क्या कथाएं होती है। हमने कविता लिखना सीख गए, ठीक है, नाटक लिखना पढ़ लिए, कैसे नाटक लिखा जा सकता है। अब कहानी पर जिक्र करते हैं कि कहानी कैसे लिखा जा सकता है। तो ये बेशक 12वीं के लिए ही बताया जाएगा, आगे वाला भी अध्याय। तो चलिए, आपको जो भी दिक्कत हो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मेल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।